Good morning, everyone. Am I audible to everyone? Yesterday, we have studied about Huygens wave theory और हमने Huygens प्रिंसिपल को कल पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे. ओके, तो हमने कल पढ़ा था बेटे Huygens प्रिंसिपल. क्या था वो? So it says that each and every point on the surface of wavefront acts as the secondary source. It acts as the secondary source. क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बेटे? Okay. So each and every point on the secondary मतलब आपका जो वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट्स सोर्स के जैसा एक्ट करते हैं, है ना? वो सोर्स के जैसा एक्ट करते हैं. तो किसका सोर्स है वो? वो क्या इमिट करते हैं खुद से? तो वो इमिट करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स को, है ना? तो आपको याद है वेव फ्रंट, हमने वेव फ्रंट को पढ़ा था. इन वेव फ्रंट हमने देखा किस तरह से there are so many points on the wavefront and all those points they will act as the source of secondary wavefront. इसको हमने कल देखा था, राइट? तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आज देखेंगे किस तरह से हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे and we will study about this important topic. Just a minute. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं. अब आगे बोला है ये रेड में जो लिखा है इसको ध्यान से देखिए सब लोग. अब ये रेड में क्या लिखा है कि इफ अ कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी is drawn to these secondary wave surfaces we get the final position of the wavefront. अब इसका मतलब क्या है, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये टेंजेंट किसकी, कॉमन टेंजेंसी की बात कर रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करने की बात कर रहा है. तो ये टेंजेंट आखिर हमें ड्रॉ कहाँ करनी है, कैसे करनी है, तो इसको हम देखेंगे. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ठीक है. ये फॉर्मूला को हम आएंगे आगे, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह से हम बात कर रहे हैं इसकी. तो देखिए, ध्यान दीजिए. जस्ट वेट अ मिनट.
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो बेटे तो आप पाओगे कि यहाँ पर मैंने कोई एक सोर्स ले लिया इस तरह, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ओके। मान लो कि यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास, यहां से लाइट चारों दिशाओं में जा रही है, तो मैं कह सकता हूं कि कुछ समय बाद यहाँ पर एक इस तरह तरीके का एक वेव फ्रंट बनेगा। ये अगर आपका है पॉइंट सोर्स, ये कैसा सोर्स है, दिस इज योर पॉइंट सोर्स। इस पॉइंट सोर्स से एक रे यहां तक पहुंचा, दूसरा रे यहां तक पहुंचा, तीसरा रे यहां तक पहुंचा, चौथा रे यहां तक पहुंचा। तो ऐसे सारे रेज जब इस सरफेस तक एक साथ पहुंच जाएंगे तो ऐसे सरफेस को कहा जाता है वेव फ्रंट। क्या कहा जाता है इसको, वेव फ्रंट कहा जाता है, ये हमें पता है। अब हाइजन का प्रिंसिपल ये है कि इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, these points will act as the source of secondary wavelets, okay। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं the points on the wave front act as the source of secondary wave front। वो सेकेंडरी वेव फ्रंट के जैसे काम करेंगे। ये सेकेंड सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाएगा, एक्चुअली आई एम सॉरी, इसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाएगा, वेवलेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका सोर्स था, तो इस सोर्स में से कुछ रेज बाहर निकलेंगे, तो ये एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है इस तरह। वैसे ही यहाँ पर देखा जाए तो इसमें से भी बहुत सारे रेज बाहर निकलेंगे ऐसे, उसी तरह इसमें से भी कुछ बाहर निकलेंगे, उसी तरह इसमें से भी कुछ बाहर निकलेंगे। ये समझ में आ रहा है बेटे सबके? तो पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो ये वेवलेट्स तो हमने बना दिए। अब ये जो वेवलेट्स है यहाँ पर, क्या इन वेवलेट्स से भी कोई वेव फ्रंट बनेगा? हाँ, तो इसका एक वेव फ्रंट यहाँ पर बनेगा, 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 स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा वो, और इसका एक वेव फ्रंट यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो क्या ये समझ में आया है ना? तो हमने क्या किया बेटे, बेसिकली हमने वेव फ्रंट को कंसिडर किया पहले, उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट किस तरह एक्ट करते हैं, एज द सोर्स। किसका सोर्स? सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये ब्लू कलर में जितने भी रेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है सेकेंडरी वेवलेट्स। तो मैं यहाँ पर इनका नाम लिख देता हूं, ये है आपके
secondary wavelets. Okay, these are called secondary wavelets. अब बात करेंगे इन सेकेंडरी वेवलेट्स का जो वेव फ्रंट है, वो सारे वेव फ्रंट एक ही टाइम पे जहां पर होंगे उनको अगर जोड़ दिया जाए, देखो ध्यान दो सब लोग, इनको जोड़ने की बात कर रहे हैं हम। तो अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये देखा गया कि इनको जोड़ने के बाद इनको सबको एक टेंजेंट बना रहा हूं मैं ऐसे। जब इन सबको मैंने इस तरह से एक टेंजेंट बनाया तो ये टेंजेंट बनेगा अपना वेव फ्रंट। दिस इज नथिंग बट वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट बना, किससे बना ये वेव फ्रंट बेटे? ये वेव फ्रंट बना एज द टेंजेंट। ये टेंजेंट से वेव फ्रंट बना है, ये वेव फ्रंट बना है टेंजेंट से, ठीक है। एंड इसीलिए इस वेव फ्रंट को कहा जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या कहेंगे इसको हम, बोलो? सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे इसको बेटा। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि, फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। ओके, ये क्या था? ये था पॉइंट सोर्स था। ये पॉइंट सोर्स से बहुत सारे रेज सारी दिशाओं में जा रहे थे। तो ये ब्लैक वाला जो है वो है आपका वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट जो है, तो हाइजन के प्रिंसिपल के अनुसार इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट एक्ट करेंगे एज अ सोर्स। किसका सोर्स? सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स। ये जो ब्लू रेज यहां से निकल रहे हैं इनका नाम क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स है। इन सेकेंडरी वेवलेट्स से जो भी वेव फ्रंट्स बनेंगे वो भी स्फेरिकल होंगे। ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, इस तरह से इन सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को जब आप एक साथ जोड़ दोगे ऐसे करके, यहां पर मैंने जब जोड़ा तो आपको मिला यहां पर ये वेव फ्रंट। ग्रीन में जो वेव फ्रंट दिख रहा है, इस वेव फ्रंट का नाम है सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या यहां तक सबको समझ में आया बेटा? क्लियर है? राइट। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हो। आगे बढ़े, अभी लिख लिया सबने? पांच लिखो।
आगे चलूं अभी? तो चलिए अब आप मुझे बताइए, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक सेकेंडरी पॉइंट, प्राइमरी लॉन्ग सोर्स, प्राइमरी पॉइंट सोर्स, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, बताइए। जी हाँ, डी करेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। किसने किसने आंसर दिया? सोहम, रिया, रिया ने दिया, तेजस, हर्षवर्धन, वेरी गुड, शाबाश। तो सेकेंडरी पॉइंट सोर्स है ना, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक अ सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, वो एक सेकेंडरी पॉइंट सोर्स के जैसा एक्ट करता है। सेकेंड क्वेश्चन, secondary point source on a primary wavefront units secondary waves which are effective in all direction, effective in only forward direction, effective in downward direction, effective in backward direction। अब बताइए। सो रिया कहती है बी है, सोहम भी बी है, गायत्री ओके, great, they are effective in the forward direction only, option B is the correct answer, yes कुणाल, शीतल, वैष्णवी, बहुत बढ़िया, जी हाँ, so effective only in the forward direction, that is correct, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपके। तो बैकवर्ड नहीं जाते, सिर्फ फॉरवर्ड जाते हैं, राइट। सो ये हमने जो देखा अभी, तो इसमें हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि भाई किस तरह से आपका हाइजेंस प्रिंसिपल कैन बी अंडरस्टूड, है ना। तो हाइजेंस प्रिंसिपल को किस तरह से हम समझ सकते हैं, इसको हमने देखा। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखिए सब लोग। Write down the name of the topic. The name of the topic is laws of reflection of plane waves using Huygens principle। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। हमें पता है कि हमने अब तक पढ़ा है 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में, क्या पढ़ा है हमने? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमें पता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, राइट। नाउ अगर देखा जाए तो इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है, बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या होता है बेटा? ये डॉटेड वाला लाइन जो परपेंडिकुलर होता है, बोलिए। नॉर्मल। नॉर्मल, जी हाँ। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद दूसरा लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन, ये हमें पता है। तीसरा, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल, ये भी लॉज हमें पता है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पहले ऑब्जर्व करेंगे द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग प्लेन वेव फ्रंट। अब आप बोलोगे सर ये रिफ्लेक्शन को हमने पहले ही पढ़ के रखा है, आपको पता है ना, हमें पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो फिर रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो फिर से अब रिफ्लेक्शन के लॉज हमें क्यों बता रहे हैं? तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट
I am going to prove the laws of reflection using wave theory. क्योंकि अब तक हमने जब रे ऑप्टिक्स को पढ़ा या फिर आपने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें हमने उसको वेव मानकर पढ़ा नहीं था। अभी हम उसको वेव मानेंगे और फिर पढ़ेंगे। इसी को वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्लियर? इसी को हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये एक्स वाई लाइन है और हम ऐसा मानते हैं कि ये पैरेलल लाइंस, पैरेलल जो रेज होते हैं, इनको परपेंडिकुलर एक प्लेन अगर ले लिया आपने, तो वो प्लेन ए बी वो कहा जाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट है। क्या आपको याद आया वेव फ्रंट कैसे होता है? वेव फ्रंट का मतलब होता है कि जब पैरेलल रेज आते हैं तो पैरेलल रेज को परपेंडिकुलरली एक प्लेन होता है, उस प्लेन का नाम है इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो वो वेव फ्रंट हो गया। ठीक है। अब अगर आपने वेव फ्रंट को मान लिया, यहां पर ये वेव फ्रंट ए बी ऐसे आगे आ रहा है ना? जैसे जैसे रेज आगे आ रहा है तो आपके वेव फ्रंट भी ऐसे आगे आ रहा है परपेंडिकुलरली, ये हम समझ जाएंगे। अब यहां से जब वो यहां तक आएगा तो ये ब्लू वाला वेव फ्रंट इस तरह से होगा। क्यों भाई? इसका मतलब ये वाला रे यहां तक पहुंच गया और बी वाला रे भी यहां तक पहुंच गया। ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं इस तरह से, तो इसमें एक बात हमें समझनी होगी बड़े ध्यान से कि ए वाला रे यहां से लेकर यहां तक पहुंचा और बी वाला रे भी यहां से लेकर यहां तक पहुंचा। क्यों भाई? अब ए सरफेस पे पहुंच गया। एक्स वाई क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से रिफ्लेक्शन होने वाला है, रिफ्लेक्शन होके वो वापस जाने वाला है। तो मैंने क्या किया, ए से आने वाला जो रे था ऐसे करके यहां तक, तो ये यहां तक पहुंचा। अभी बी सरफेस तक नहीं पहुंचा है, वो यहां तक पहुंचा है बी, क्योंकि साथ साथ दौड़ते हैं ना ये। तो ये यहां तक पहुंचा और उस टाइम पे बी यहां तक पहुंचा। अब आगे क्या होगा? अब ऐसा मानते हैं इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए डैश और इस पॉइंट को नाम देते हैं पी। ठीक है। अब इतने ही टाइम में क्या होगा, जब ए डैश से आगे कुछ 2-4 सेकेंड हो जाएंगे ऐसा मान लेते हैं, तो उतने टाइम में ए डैश से ये वाला रे रिफ्लेक्ट होके वापस जाने लगेगा और पी तक जो रे पहुंचा था वो यहां से सरफेस तक आने लगेगा। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। तो मैंने मान लिया कि ए से रिफ्लेक्ट होकर ये रे वापस जाने लगा, ए डैश इस पॉइंट से रे रिफ्लेक्ट हो गया और वापस जाने लगा। ये देखो जूम करके वापस जाने लगा, लेकिन पी अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो पी अपने पाथ में कंटिन्यू करके यहां तक पहुंचा। तो हम कहेंगे कि जितने टाइम में ए डैश से ये रे यहां तक पहुंचा, उतने ही टाइम में पी से लेकर ये रे यहां तक पहुंचा। ऐसा हम मान लेंगे। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आर और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी डैश। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो ए डैश आर क्या पी बी डैश के बराबर हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। ए डैश आर पी बी डैश के बराबर हो जाएगा। तो ए डैश आर इक्वल्स टू पी बी डैश इक्वल्स टू सी इंटू टी। सी इंटू टी मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस
इक्वल्स टू स्पीड, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, ये c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इनटू टाइम, यस और नो, राइट। तो अब इसको अगर ध्यान से देखो आप, तो आपको ये दिखेगा कि दिस पर्टिकुलर रे इज ट्रैवलिंग हियर। तो ये जब ट्रैवल करता है इस तरह से, जस्ट अ मिनट, तो ये c इंटू, इसको हम कह रहे हैं दिस इज नथिंग बट योर c इंटू टी। c इंटू टी मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड c मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, राइट। अब अगर देखा जाए तो अब ये r और b डैश को हम जोड़ देंगे इस तरह, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और यहां से आगे आपका ये वेव फ्रंट आगे चला जाएगा। तो इसका मतलब ए वाला रे ऐसे लेकर यहां तक आया, और बी से लेकर रे यहां से लेकर यहां तक आया, यहां से ये निकला वापस, और यहां से ये वाला निकला वापस, और वापस जाते जाते उन्होंने ये जो लाइन ड्रॉ किया है, दिस लाइन इज नथिंग बट द वेव फ्रंट, आर बी डैश उनका जाने वाला वेव फ्रंट है वो, आर बी डैश क्या है, जाने वाला वेव फ्रंट है इस तरह से। ये देखा सबने, ये देखो, समझा, आर बी डैश जाने वाला वेव फ्रंट है ऐसे, और इसीलिए उसको रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट उसको कहा जाता है, जो आगे जाएगा इस तरह से। क्लियर। अब ये भी परपेंडिकुलर इस तरह से रहेगा, इसको नाम दे देते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश, इनको हमने नाम क्या दे दिया, ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर। तो यहां तक सबको क्लियर है क्या बेटे, ये डायग्राम सबने ड्रॉ करना है, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। तो ठीक है, पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।